हेलो एवरीवन। डेली पॉकेट करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज आपके लिए मैंने एक स्मार्ट अप्रोच और शुरू की है इस क्लास में। जो करंट अफेयर मैं अपने क्लास में पढ़ाता हूँ और उससे रिलेटेड मैं एमसीक्यू भी बनाया हुआ हूँ इस क्लास में। वैसे ही एमसीक्यू होंगे जैसे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस बनाते हैं, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर ही काम करता हूँ, चाहे वो करंट अफेयर को बनाना हो या एमसीक्यू को बनाना हो। आपको सिर्फ एक पेज करंट अफेयर पढ़ना है, रोज 5 से 6 एमसीक्यू इस क्लास में करना है। करंट अफेयर्स पर आधारित होंगे। इस चीज़ की गारंटी है कि किसी भी एग्जाम में बैठिए, आपके 27-28 जो भी करंट अफेयर का वेटेज होता है, आप उसमें अच्छे से अच्छा प्रदर्शन 85-90% कर सकेंगे। ठीक है, देखिए किस तरीके से एमसीक्यू रहेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का आप देख रहे होंगे कितना आंदोलन विरोध चल रहा है, तो उसके विषय में पहले मैं समझाऊंगा। अभी देखिए, इसी तरीके से स्टेट पीसीएस और यूपीएससी पूछता है ना। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से मैंने एमसीक्यू फ्रेम किए हुए हैं करंट अफेयर्स पर। बस आपको अपनी मेहनत और लगन दोनों इस क्लास को देना होगा और अधिक से अधिक लोगों तक इस क्लास को शेयर करिए, जिससे मेरा भी उत्साह बढ़े, है ना, और मेरे और अच्छी चीज़ें आपके लिए कर सकूं। चलिए, पहले हम आपको पढ़ाएंगे, फिर मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा, है ना। पहले क्लास स्टार्ट करते हैं। आज है 29 जनवरी और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे स्रोत द हिंदू, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, टाइम्स ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, पहली खबर है हमारी, 2 मिनट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आप देख रहे हैं कितना अभी इस पर, आप सोशल मीडिया खोलिए, कुछ भी खोलिए, ये आपको हर जगह दिख रहा है। तो इसको जानना हमारे एग्जाम पॉइंट से बहुत आवश्यक है। इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। यह एक सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय है। कैसा है? सांविधिक, जो कानूनी तरीके से बनाया गया है 1956 में। उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय और निर्धारण करता है ये। इसके 6 केंद्रीय क्षेत्र हैं: पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलोर। इसका इतिहास भी जानना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में अगर चीज़ों को इस तरीके से कथन बना के रख दिया तो आपको ये भी पता होना चाहिए। सर्जेंट रिपोर्ट 1944 में आई थी, जिसने यूजीसी समिति की सिफारिश की। तो किसने सिफारिश की थी? सर्जेंट रिपोर्ट ने। राधाकृष्णन आयोग आया था, जिन्होंने पुनर्गठित करने का सलाह दिया, और इसकी नींव जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम नहीं, अबुल कलाम जी, उन्होंने रखी थी। तो ये फैक्ट भी बहुत अच्छे से एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में इस तरीके से बना देंगे कि सर्जेंट रिपोर्ट का संबंध किस एक से है, और आपका उसमें यूजीसी भी होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब मैं इस पर आपको, चलिए, एक एमसीक्यू पहले करा देता हूँ। मेरा तो ये था कि पहले मैं पढ़ाऊँ फिर एमसीक्यू कराऊँ, पर आज शुरुआत की है तो चाहता हूँ कि अभी अभी ताज़ा ताज़ा आपने पढ़ा है, तो इसका एमसीक्यू यूपीएससी स्टेट पीसीएस के स्टैंडर्ड से हम देखते हैं। चलिए, ये रहा आपके सामने एमसीक्यू, रीड करिए। चलिए, मैं भी आपके साथ रीड करता हूँ, जिसमें आपको और आसानी हो कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को हम रीड करें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि हम रीडिंग हैबिट्स अपनी हटा रहे हैं, जिससे आजकल आप देख रहे होंगे, अभी राजस्थान में रीट का पेपर हुआ, उसमें कथन कारण कथन कारण कथन कारण कर दिया। क्यों? आता हुआ गलत कर देंगे आप, क्योंकि आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी नहीं हो पा रही। क्यों? शॉर्ट तरीके अपनाना, स्लाइड से पढ़ना, थोड़ा डिजिटल कुछ ज़्यादा ही होते जा रहे हैं हम लोग। हाँ, हुई है, अच्छी बात है। देखिए, मैं हैंडमेड नोट्स क्यों बनाता हूँ?
क्योंकि यह जल्दी से दिमाग में हमारे मतलब एक इमेज क्रिएट हो जाती है एक पेज की अच्छे से। और ये आपके टेलीग्राम ग्रुप पे ऐसे ही एमसीक्यू और हैंड रिटन नोट्स डाल दिया जाएगा, आप डाउनलोड करिए, उसका रिवीजन करिए। चलिए पहला क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। देखिए आप रीडिंग देखिएगा तब पॉइंट कैसे पकड़े जाते हैं एग्जाम में। किस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे यह देखने का प्रयास करिएगा कहीं गलत तो नहीं पूछा है इसमें, ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, है ना। यह शिक्षा मंत्रालय के तहत एक कैसा निकाय है, संवैधानिक है। अभी मैंने आपको जस्ट पढ़ाया है, आप लोग खुद बताइए, एक गलत हो गया लाइन। कैसी है, सांविधिक है, कानूनी रूप से बनाई गई है 1956, ठीक है। ऐसे ही यूपीएससी करता है और हम जल्दबाजी में स्टेट पीसीएस करेगा, आरपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस सारे ही ऐसे करते हैं और हम लोग जल्दबाजी में गलत कर जाते हैं। इसकी स्थापना राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पर की गई थी। बताइए, समिति की सिफारिश किसने की थी, सार्जेंट आयोग ने 1944। राधा कृष्णन आयोग ने इसको पुनः गठित करने की सिफारिश की थी कब, 1948 से 1949, है ना। तो ये बात सत्य है। दूसरा, यह केवल केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है, नहीं। ये देखिए, ये लाइन तो मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, तब भी इसी तरीके ऐसे ही होगा। करंट अफेयर पढ़ाया, पर कुछ ऐसी लाइनें होंगी जहां पे आपको थोड़ा अपना दो। देखिए, केवल केंद्रीय विश्वविद्यालय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने, जो हमारी स्टेट में यूनिवर्सिटी है, तो उन्हें भी देता है। इतना तो अनुमान हमें, इतना तो देखिए, केवल जहां तक यूज होता है ज्यादातर वो गलत ही होता है ना। तो क्या सही है इसमें, कौन सा आंसर सही है, अब आपको मिल गया होगा, कथन बी सही है। इसी तरीके से आपको शब्द पकड़ना है। करंट अफेयर पे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया, है ना। बिल्कुल स्टैंडर्ड है आपका यूपीएससी स्टेट पीसीएस का, है ना। अभी मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, पहले अब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा फिर क्वेश्चन पे चलेंगे, है ना। चलिए, या क्वेश्चन एक एक पढ़ाता जाऊं या कराता जाऊं। चलिए आज मैं ऐसा करता हूं, एक टॉपिक एक क्वेश्चन, एक टॉपिक एक क्वेश्चन करता हूं। आप कमेंट में बताइएगा कैसा आपको बेटर लगता है, मैं फिर वैसा करूंगा, ठीक है। चलिए, करंट अफेयर में था ये कॉस्मिक किरण। कॉस्मिक किरण क्या है, अत्यंत उच्च ऊर्जा वाले क्या हैं, कण हैं, ठीक है, जो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं काफी तेज गति से। ये प्रोटॉन से बने होते हैं, 90% इसमें प्रोटॉन ही होता है ना। यह कणों की तरह व्यवहार करते हैं, ना कि किरणों की तरह। नाम कॉस्मिक किरण है, पर किरणों की तरह व्यवहार न करके, किरण क्या होती है, सीधे रिफ्लेक्ट करती हैं, पर ये कणों की तरह, कणों की तरह व्यवहार करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल जो पृथ्वी का होता है वो बचाव करता है हमारा इन कणों कणों से, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र ध्रुव जो हमारा पोलर सेट होता है ना, पोलर मतलब ध्रुव जो होता है ना पृथ्वी का, उसमें आप देखेंगे इसका अधिक प्रभाव होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है ध्रुव पर, इसलिए, है ना। अमाते रासु ये करंट अफेयर में था, इसलिए आपको पूरी ये बेसिक भी मुझे बताना पड़ा, सिर्फ इतना ही था। अमाते रासु क्या है, कॉस्मिक कण है, इसको याद रखिएगा। एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेपीसीएस, इस फैक्ट को याद रखिएगा। चलिए इस पे एक एमसीक्यू भी कर लेते हैं जल्दी से। ये रहा आपके सामने एमसीक्यू, पढ़िए। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है, कॉस्मिक किरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये यहाँ जरूर देखिए करिए, किया कर लीजिए कि भाई यहाँ नहीं या गलत तो नहीं दे रखा, कि गलत देखना है ना। तो ऐसा नहीं है, इसमें सीधा लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये मुख्य रूप से उच्च ऊर्जा वाले फोटोन से बनी होती हैं, बताओ। चलो पहले हम पूरे पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं, आपकी जिससे आप भी एमसीक्यू को अच्छे से सॉल्व कर सकें। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इन किरणों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। चलिए तीसरा पढ़ते हैं। द्वितीयक कॉस्मिक किरणें तब उत्पन्न होती हैं जब अंतरिक्ष
आने वाले कण पृथ्वी के वायुमंडल के साथ टकराते हैं। अब देखिए, जो मैंने ये एमसीक्यू बनाया ना, आप यूपीएससी का पेपर उठाइएगा 2020, 2021, इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। और हम कहेंगे ओ पेपर बहुत टफ था यार, पेपर बहुत टफ था, पता नहीं कहाँ से ऐसे पूछते हैं। अभी मैंने आपको कॉस्मिक किरण पढ़ाया, जस्ट क्वेश्चन बनाया। अब देखिए वहां पर क्या था, प्रोटॉन था 90%, यहाँ क्या है, तो ये कथन क्या है, पकड़ लिया आपने। चलिए, ये मैंने आपको बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल। तीसरा देखिए, अगर आपने मान के चलिए, मैंने ये लाइन आपको नहीं बताई थी, मैं जानबूझ के डाला हूँ इसमें, ठीक है, उधर नहीं डाला हूँ क्योंकि ये आपके साथ होगा एग्जाम हॉल में। चलिए, मैंने आपको ये लाइन इतने गहराई से नहीं बताई थी, पर आपको मैंने ये बताई थी। आप पहले आप देखिए कहाँ कहाँ है, काटिए। चलिए, ये ट्रिक तो अभी आजकल फेल चल रही है, पर तब भी आप इस तरीके से अगर पढ़ाई करते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि हमको जनरल कैटेगरी में 45 से 46 क्वेश्चन ही सही करने होते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन हमें सही नहीं करने होते हैं यूपीएससी में, और स्टेट पीसीएस में भी ज़्यादा वो नहीं होता है। आप 90, 89, 91, 92 क्वेश्चन सही करें, है ना। तो आपको बस देखिए, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। मैंने आपको जब पढ़ाया था कि द्वितीयक कॉस्मिक किरणें तब उत्पन्न होती हैं जब अंतरिक्ष से आने वाले कण पृथ्वी के वायुमंडल के साथ टकराते हैं। जाहिर सी बात है, फर्स्ट तो हमारी सूर्य से निकली कॉस्मिक किरणें या कण, और सेकंड जब हमारे वायुमंडल से टकराएंगे तब होंगे, है ना। तो इसमें कौन सा कथन सही है, बी। बताइएगा एमसीक्यू कैसे लगे। बड़ी मेहनत लगी है एमसीक्यू को बनाने में, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही मैंने इनको फ्रेम किया है। चलिए, फिर हम अपना तीसरा करंट अफेयर पढ़ते हैं। 28 जनवरी को जयंती थी लाला लाजपत राय जी की, तो उनके विषय में जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। इनको किन नामों से जाना जाता था, पंजाब केसरी, शेरे पंजाब, गर्म दल के नेता जी थे। गर्म दल में आपने हर बार स्टीमर पढ़ा होगा, लाल बाल पाल। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की, ये इंपॉर्टेंट हो गया। सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की भी इन्होंने स्थापना की, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद रखिएगा। अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया और इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, किनकी लिखी हुई किताबें हैं, तो लाला लाजपत राय जी की। 1928 में साइमन वापस जाओ नारा इन्होंने ही दिया था। लाठी चार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये सब आपने पढ़ लिया। मैंने जहाँ जहाँ आपको टिक लगा के बताया है, इनको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि स्टेट पीसीएस एसएससी हर एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए, इस पे करते हैं एक एमसीक्यू। ये है आपके सामने, पढ़िए। उन्होंने न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। बताइए, हिस्ट्री पढ़े हैं ना आप लोग, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री तो पढ़ते ही होंगे। तो क्वेश्चन आप लोग देखिए, थोड़ा सा आपको समय देता हूँ, फिर मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए, ये बात सही है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में की थी इन्होंने। ये वन लाइन फैक्ट में भी पूछा जा सकता है ना। तो इसको भी एसएससी, रेलवे, जो भी और एग्जाम है वो लाइन याद रखें। ये कथन भी सही है, जब आप इतिहास को पढ़ते हैं तो ये लाइन आपको मिलेगी, है ना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। देखिए, जब मैं 1 पेज का करंट अफेयर बनाता हूँ ना, जैसे मैं एमसीक्यू कराता हूँ, इसमें मैं कुछ एमसीक्यू से थोड़ा सा हटके अलग डालूंगा, एक दो लाइन। उसका रीजन है, जिससे एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको यहाँ देखने को मिले। कभी एग्जाम में ऐसा होना कि पढ़ाया तो था पर एक दो लाइन नहीं आ रही समझ में, तो आप एमसीक्यू कैसे करें, इसका भी तो अभ्यास मुझे कराना है। पर एक्स्ट्रा जो नॉलेज मिलती है आप लिख लिया कीजिए, है ना, डायरी में। उन्होंने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया। देखिए, पहले निर्वाचित अध्यक्ष भी थे। इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे,
तो लाला लाजपत राय जी भी थे। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने के कई तरीके होते हैं, पर ये स्टेट पीसीएस और यूपीएससी को ध्यान में रख के मैंने बनाया है, तो इसके तीनों ही कथन सही हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हम अपने नेक्स्ट करंट के पास। और हाल ही में बजट सत्र शुरू हुआ है 2026 का, तो ये करंट में था। अब नॉर्मल सी बात होती है, पर हम छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हैं, और हमारे जो एग्जामिनर होते हैं वो इस पर क्वेश्चन को फ्रेम कर देते हैं। ठीक है, तो बजट सत्र क्या जानते हैं? अनुच्छेद 112 आपने पढ़ा होगा, जिसमें बजट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। उसमें क्या उपयोग किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। एक तो ये फैक्ट हो गया आपके लिए, ठीक है, लिख लीजिएगा, या आपने इतना तो पढ़ा ही होगा, इतनी मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से। जो बजट सत्र होता है ना, वो कैसा होता है? सबसे लंबा सत्र होता है, और वर्ष का पहला सत्र होता है। अवधि क्या है? फरवरी से मई तक के समानता इतनी होती है। शुरुआत राष्ट्रपति जी अभिभाषण के द्वारा करते हैं। इसकी शुरुआत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही उपस्थित होते हैं, उनके सदस्य दोनों सदनों के। वहां राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। अभिभाषण में वो सरकार की उपलब्धियां और आने वाली नीतियों को बताते हैं। उसके बाद वो एक धन्यवाद प्रस्ताव रखते हैं। अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो सरकार को क्या करना होगा? ये देखिए यूपीएससी स्टेट पीसीएस, देखिए देखिए। अब इससे मैं अभी चाहूं ना तो 6 प्रकार के एमसीक्यू बना दूं। यही मैं अब आपको भी अभ्यास कराना चाहता हूं कि धन्यवाद प्रस्ताव के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह राष्ट्रपति अभिभाषण से पहले प्रस्तुत किया जाता है। नहीं, गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में आता है। देखिए, अभी पढ़ाया, अभी लाइन को बदल दिया। यही एग्जामिनर आपके साथ करता है। तो इसमें क्या होता है? इस्तीफा देना होता है। गिलोटिन प्रस्ताव इसलिए आता है चर्चा को समाप्त कर सीधा मतदान के लिए। ठीक है, पढ़ लिया ध्यान से। चलिए करते हैं एमसीक्यू। आपके सामने रहा, पढ़ लीजिए आप पहले ध्यान से। संसद के बजट सत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पे अगर लिख देता ना गलत कथनों पर विचार कीजिए, तो यहां पे बिल्कुल ध्यान रखा करो बारीकी, क्योंकि एक दो से तीन क्वेश्चन तो हम लोग ऐसे ही गलत कर देते हैं। इसलिए यहां अभ्यास ऐसा कराया जाएगा कि 360 डिग्री में आपका दिमाग सोच सके कि कहां कहां मुझे एमसीक्यू में ध्यान में रख के काम करना है। ठीक है, रोज आइए, 6 से 7 एमसीक्यू पाइए, करंट अफेयर भी 1 पेज का पाइए, और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए हिंदी माध्यम। अब आपको बिल्कुल भी, मैं कहूंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी माध्यम के लिए मैं जो भी बेस्ट से बेस्ट कर सकता हूं मैं करूंगा। ठीक है, बस सहयोग अपना बनाए रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हिंदी माध्यम को मुझे बहुत आगे लेकर जाना है। उसका कारण है कि आज के समय में इंग्लिश इंग्लिश ऐसा नहीं है, इंग्लिश इंग्लिश तो हमें भी आती है, बहुत लोगों को आती है, पर हम अपनी भाषा को बिल्कुल पीछे करके इंग्लिश पे ही क्यों इतना निर्भर हो रहे हैं? क्या है, एक्चुअल में हमें हर चीज की आधुनिकता की बहुत ज्यादा आदत हो गई है। इसलिए मैं कहता हूँ हिंदी माध्यम आप बिल्कुल चिंता मत करिए, इंग्लिश माध्यम से अधिक अच्छा कंटेंट लाऊंगा, और सीधा ऐसे ही देखिए जैसे एमसीक्यू आपको दिख रहा है ना, ऐसे ही एग्जाम हॉल में देखेंगे। चलिए, पढ़ लिया होगा, अब मैं पढ़ता हूँ। बजट सत्र की शुरुआत अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। अभी मैंने आपको बताया, बात सही है। संसद की विभागीय स्थायी समिति या अवकाश काल के दौरान अनुदान मांगों की जांच करती है। देखो ये लाइन मैंने वहां नहीं डाली ना, हर एमसीक्यू में आपको एक चीज दिख रहा होगा, मैं हर एक लाइन थोड़ा अलग डाल रहा हूं जो वहां शामिल नहीं है मेरे।
क्यों? ये आपके साथ एग्जाम हॉल में भी होगा। तो किस तरीके से आपको माइंड को सेट करना है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये आप अपने साइड में किसी डायरी में लिख लीजिएगा, या उस जो मेरा नोट्स है जो मैं टेलीग्राम पे दूंगा उसमें एडिट करके लिख दीजिएगा। तीसरा कथन, गिलोटिन एक ऐसी स्थिति है जहां बजट सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। एमसीक्यू जो मैंने अभी आपको करंट पढ़ाया उससे बहुत आसान है करना, पर आप इस लाइन में फंसे रहोगे। पता है क्यों? अरे वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ऐसा कुछ होता है नहीं। आप सीधा देखो ना, पहला सही है। दूसरा, मैंने आपको गिलोटिन के बारे में क्या बताया है, बताइए। यह चर्चा समाप्त करके सीधा मतदान करता है। यहाँ क्या लिखा है? स्थगित कर दिया जाता है? नहीं, चर्चा समाप्त करके सीधा मतदान। तो तीसरा कथन गलत है। पर ये देखिए, है ना। चलो, मैं कहता इस तरीके से भी कथन नहीं दिए। कथन आजकल का जो स्टैंडर्ड चल रहा वैसे दिए कि कथन 1 कथन 3 की सही व्याख्या करता है, तो ये गलत हो जाएगा। कथन 3 कथन 2 की सही व्याख्या करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 बजट सत्र की सही व्याख्या करते हैं, तो ये कथन सही हो जाएगा। बस आपको बदल देगा, तरीका बदल देगा वो बनाने का नीचे, पर आपकी नींव मजबूत है तो कुछ भी कर लीजिए, हिला नहीं पाएंगे। मैं नींव पे काम कर रहा हूँ आपकी, है ना। देखिए, एमसीक्यू हो गया। अब चलिए पढ़ते हैं अपना और करंट अफेयर। आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत न्यूज़पेपर और हर जगह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता, है ना। तो ये क्या है जान लीजिए। जो देश होते हैं वो अपने सामान पर आयात शुल्क को कम करते हैं या समाप्त करते हैं, है ना। जिन देशों के बीच एक समझौता होता है, ये व्यापारिक बाधाओं को कम करता है। इसमें एक उत्पत्ति के नियम काम करते हैं जिसमें केवल सदस्य देश ही वस्तु के आयात का और चीजों का लाभ ले सकते हैं। चलिए इसका भी एक एमसीक्यू कर लें। ये रहा आपके सामने, पढ़िए और करिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत सदस्य देश एक दूसरे के सामान पर आयात शुल्क को कम या समाप्त, देखो ये लाइन मैंने आपको पढ़ाई है तो बात सही है, ठीक है। दूसरा, भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते का एक संस्थापक सदस्य है। अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया तो इस लाइन को रहने देते हैं। अभी देखिए कैसे एमसीक्यू करेंगे। दूसरा, रूल्स ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का लाभ केवल सदस्य देशों में उत्पादित वस्तु को ही मिले। देखो यहाँ केवल का उपयोग करा है, कभी कभी ये गलत नहीं भी होते हैं। तो मैंने आपको ये दो चीजें तो बहुत अच्छे से पढ़ाई। अब आप खुद आंसर दे दीजिए। दे दिया ना आंसर। चलो, अब इस पे जिस तरीके से आजकल आपको ये कथन देते हैं वैसे मैं कथन बना देता हूँ। कथन 3 कथन 2 की सही व्याख्या करता है, गलत है। कथन 2 कथन 3 और कथन 1 की सही व्याख्या करता है, गलत है। कथन 1 कथन 3 की सही व्याख्या करता है, सही है। लीजिए, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है हम अपनी नींव को मजबूत नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूं पेपर कितना भी बड़ा बना लिया जाए, कथन कितने भी बड़े बना लिए जाएं, अगर आप इस चीज पे फोकस करते हो, कथन पे फोकस ना करके अगर थोड़ा सा समय यहां देते हो इस एरिया में ना, तो कथन कैसा भी हो आपने मान लिया कि ये गलत है, इसको मुझे साइड करना है। अब मैं देखती हूँ नीचे जाके, या अब मैं देखता हूँ नीचे जाके, कभी कभी तीनों ही सही होंगे, पर वो वहां पे कहेगा कि व्याख्या व्याख्या, कभी तीनों नहीं देगा, तो वहां भी मैं नेक्स्ट टाइम जब एमसीक्यू लाऊंगा तो आपको समझाऊंगा वहां कैसे काम करते हैं। तो ये तो रहा हमारे जो 1 पेज के करंट अफेयर थे उनके एमसीक्यू। अब क्या होता है, कुछ चीजें करंट में ऐसी होती हैं जो मैंने वहां नहीं लिखी हैं, अगर आप उन पर एमसीक्यू कर लेंगे तो ही आपके दिमाग में एकदम छप जाएंगी। एक बार और उसको दोहरा लीजिएगा। तो वैसे भी मैंने करंट अफेयर कई सारे बनाए हुए हैं जो आज की न्यूज में थे। देखिए, यूपीएससी स्टेट पीसीएस एसएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है ना, कला एवं संस्कृति क्वेश्चन। देखिए,
बौद्ध डायमंड ट्रायंगल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें रत्नागिरी, उदयगिरी, ललितगिरी के पुरातात्विक स्थल शामिल हैं, बात सही है, और ये सभी उड़ीसा के स्थल हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है। ललितगिरी में एक विशाल स्तूप से बुद्ध के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। और तीसरा, ये स्थल मुख्य रूप से हीनयान बौद्ध धर्म की शाखा है, नहीं, ये आपका वज्रयान। ठीक है, तो कथन 3 गलत हो गया है। ये लीजिए, अब ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रखना कि रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी किस एक धर्म से संबंधित पुरातात्विक स्थल हैं। ऐसे भी बना देगा यूपीएससी स्टेट पीसीएस। आप इसमें मत रहिएगा कि मैंने इस तरीके से, हाँ मैं ये पीवाईक्यू को ध्यान में रख के बनाया हूं, पर फ्यूचर में बनाने के तरीके चीज यही होंगी, तरीके बदल दिए जाएं कि उदयगिरी, रत्नागिरी, ललितगिरी पुरातात्विक स्थल किस एक धर्म से संबंधित हैं, तो पता होना चाहिए। बौद्ध डायमंड ट्रायंगल में कौन से स्थल शामिल हैं, तो रत्नागिरी, उदयगिरी, ललितगिरी। ठीक है, बाकी आपको मैंने इसमें चीजें बताई दी हैं, और है ना। चलिए, ये लीजिए एक और क्वेश्चन। आरपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस और यूपीएससी, एसएससी सभी के लिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। समाचार में था आज के, आचनमार टाइगर रिजर्व, बताइए। पहली बात तो ये देखो, ये कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब इसका जो कथन है यह मध्य प्रदेश, तो गलत हो गया। दूसरा, यह मनियारी नदी इस टाइगर रिजर्व की प्रमुख जीवन रेखा है, चलो इसको अभी होल्ड रखते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, नहीं, नागार्जुन श्रीशैलम है। आप पढ़िएगा, इतना अगर आपने पर्यावरण को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा है तो ये कथन भी गलत। यह केवल चंदन के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है, चंदन के वृक्ष आंध्र प्रदेश, वहां चंदन के वृक्ष बहुत होते हैं, उस एरिया में होते हैं, तो छत्तीसगढ़ कहां से आ गया। ये लीजिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया, नहीं पता था तब भी आंसर मारा। अब पता लग गया है तो इसको अपनी डायरी में लिख लीजिएगा कहाँ अवस्थित है, क्यों करंट अफेयर में था। यूपीएससी ऐसे ही बना दे कि आचनकमार टाइगर रिजर्व के निम्न कथनों पर विचार करें, यह छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। और दूसरा कथन, इधर आपकी मनियारी नदी इस टाइगर रिजर्व की प्रमुख जीवन रेखा है। कथन 1, 2 दोनों सही है, इस तरीके से बना दे, है ना। तो मेरा काम क्या है ना, किस में देखिए, ज्यादातर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और एसएससी यही काम करते हैं। देखिए जिस हिसाब की न्यूज होगी उस हिसाब का एमसीक्यू होगा, इस तरीके से बनते हैं, है ना। चलिए, ये लीजिए, नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में चर्चा में रहे बेंगपेट हवाई अड्डे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। करिए, जल्दी करिए, ये करंट अफेयर में था। ये बात बिल्कुल सही है, ये हैदराबाद में अवस्थित है। ये बात बिल्कुल सही है, ये विश्व इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये बात बिल्कुल गलत है, केवल अंतरराष्ट्रीय नहीं, तो कथन भी सही है। अब अदर एग्जाम वाले या स्टेट पीसीएस एक चीज और याद रखें कि बेगमपेट हवाई अड्डा भारत के किस स्थल पर स्थित है, ये लो, हैदराबाद, है ना। चलिए, ये भी बहुत न्यूज में थी, सुहाग नगरी, उत्तर प्रदेश पीसीएस वालों, पढ़ लो बहुत, मतलब ये समझो 100%, मैं ये भी नहीं कहूंगा 90%, 100% चांस है आने के। अब ऐसे ना बना के कैसे भी बना दे, पर उम्मीद है ऐसे ही बनाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो तो उसने ऐसे ही बनाए, ऐसे करंट अफेयर को देखिए। पहली बात बिल्कुल सही है, दूसरी भी सही है, तीसरी भी सही है, कथन तीनों सही हैं। बस आप याद रखिएगा, सुहाग नगरी फिरोजाबाद को कहा जाता है, जहां कांच की चूड़ियां और कलाकृति का बहुत अच्छा काम होता है। ठीक है, समझ गए। और सारे स्टेट पीसीएस याद रखिए इसको, यूपीएससी भी याद रखिएगा, यूपीएससी वाले भी। सुहाग नगरी के संबंध में कौन सा मिलान सही है। अब सुहाग नगरी पहली बार समझोगे यार, सुहाग नगरी ये क्या है ना। चलिए, ये लीजिए, ये यूपीएससी के स्टैंडर्ड का 1-2 एमसीक्यू ऐसे बनाता है वो, जिसमें आपका सिर दर्द हो जाए कि ये क्या पूछ दिया मेरे से।
ये तीनों ही खबरें करंट में थी, इनको तीनों को मिक्सचर करके मैंने बना दिया, क्योंकि उसका ये यूपीएससी बहुत कर रहा है ना आजकल ये इस तरीके के क्वेश्चन। तो इंडिया एनर्जी वीक 2024 गोवा में हुआ, बात बिल्कुल सही है। राज्य का सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलियस कहाँ का है? केरल, बिल्कुल सही है। पंचम चैटबॉट पंचायती राज का सॉफ्टवेयर है। सभी तीनों युग सही हैं, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा, ये केरल का राज्य सूक्ष्म जीव है, ये न्यूज में था। तो ये तीन खबर है, तीन खबर को एक एमसीक्यू में कवर कर दिया है, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चलिए ये लीजिए, बना दिया इस पे एमसीक्यू। केरल द्वारा लैक्टोबैसिलियस को राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पढ़ो। अब दूध उत्पादन को कैसे बढ़ावा देगा भाई? मछली पालन? नहीं नहीं, इसका बी आंसर है, ठीक है। तो याद रखना कि लैक्टोबैसिलियस राज्य में सूक्ष्म जीव किस राज्य ने घोषित किया है हाल ही में? तो केरल ने, ये बात भी याद रखिएगा। तो देखा, रुकिए 2 मिनट, आप देखिए कितने, मतलब आपको लग रहा होगा कि यार ऐसा लग रहा है जैसे एग्जाम हॉल में ही हमसे सीधे ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। तो मैं जो क्वेश्चन बना रहा हूँ ना, वो एमसीक्यू जो भी मैं बना रहा हूँ ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के बनाऊंगा। अगर आप इन एमसीक्यू को 1 से 2 बार सॉल्व करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें यूपीएससी के, स्टेट पीसीएस के, तो आपको लगना शुरू हो जाएगा वास्तव में करंट अफेयर से तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो घबराने की नहीं है बिल्कुल जरूरत, क्लास को दीजिए पूरा समय, मैं हूं आपके साथ। ऐसे ही एमसीक्यू बहुत अच्छे अच्छे करंट अफेयर के साथ जो सीधा आपके एग्जाम हॉल में दिखेंगे, इसकी गारंटी है, फिर कह रहा हूं। बस मेहनत और लगन लगा के रखिए इस क्लास में। आने वाले समय में मैं पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी सारा चीजें पढ़ाऊंगा, उसमें भी एमसीक्यू कराऊंगा। टॉपिक पढ़ाया उसके एमसीक्यू कम से कम 50-50, 60-60 एमसीक्यू। मैं देखता हूं बच्चों का कैसे नहीं निकलता है। एमसीक्यू कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे एमसीक्यू का फ्रेम तैयार करूंगा। मेहनत मैं करूंगा, मेहनत आप भी कीजिए। अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे मेरा वीडियो, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।